नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपने हम पर विश्वास किया और हमारे वीडियो लगातार देख रहे हो, चैनल से जुड़े हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी लगातार जुड़े रहिए। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें पसंद भी आएंगी। प्लीज़ आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, सभी गार्जियन से जिन्होंने हम पर विश्वास किया, हम पर आशीर्वाद बनाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पर इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखें और चैनल को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। ठीक है, ताकि हम इसी प्रकार लगातार आपके बीच में काम करते रहें। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अपने सिलेबस स्टार्ट कर रखा है। कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं चल रही है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट में और अब स्टार्ट में बता देता हूँ। जब भी आप वीडियो प्ले करो तो वीडियो प्ले करते दौरान उसमें ऊपर शुरुआत में इस प्रकार के कुछ कॉर्नर में आपको 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके वीडियो क्वालिटी चेंज कीजिए। वीडियो क्वालिटी चेंज करके आप लोग जैसे मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन 360, 480 इस प्रकार की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका वीडियो कुछ सेकंड के बाद एकदम क्लियर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ इस चीज़ का। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ने ये भी पूछा है कि सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे लगातार कि आप अच्छे मतलब आपको समझ में आए और क्लियर वॉइस में आपको ये चीज़ें सामने आपको मिल सकें। ये हमारा पूरा प्रयास है और कोई गलती होती है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। और हम आपके लिए आपकी क्लास लगातार बनी रहे, आप मतलब लगातार इन लॉकडाउन के समय में अपना जो अध्ययन कार्य है वो निरंतर चालू रख सके, इस संबंध में ही हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। और जिसने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चलिए हम बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध और तार आबद्ध प्रतिरोध की, जो हमारे वीडियो के लास्ट वीडियो का हमारा टॉपिक था, जो हमने वहाँ पर छोड़ा था। लगातार वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार नहीं देखोगे तो फिजिक्स का क्रम टूट जाएगा और क्रम टूटने से सिलेबस में क्या पढ़ रहे हैं, क्या आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, वो चीज़ समझ में नहीं आती कभी। फिजिक्स के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंटिन्यूटी से, चाहे क्लासरूम हो, चाहे आप किसी चैनल से जुड़े हो या किसी कोचिंग क्लास से जुड़े हो, आपको कंटिन्यूटी से वो क्लासें अटेम्प्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ऐसा आप करते हो तभी वो चीज़ें आप क्लियर कर पाते हो। तो इसके लिए मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप लगातार जुड़े रहें और लगातार वीडियो देखें। इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने पर डे एक वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और समझने में, नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। देखिए, तार आबद्ध प्रतिरोध के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने आपको चर्चा की थी। तार आबद्ध प्रतिरोध के बारे में चर्चा की थी। पहला प्रतिरोध तो ये था और दूसरा जो प्रतिरोध था उसका नाम था कार्बन प्रतिरोध। प्रतिरोध को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, तार आबद्ध प्रतिरोध और कार्बन प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध अमूमन मिश्र धातु के तार का बना, मिश्र धातु के जो वायर होते हैं, यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम जैसे मैंने एग्जाम्पल बताए थे, उन मिश्र धातुओं का ये बना होता है। और नंबर 2 बात इनकी ये होती है, एक तो पहली बात तो ये कि ये किसका बना होगा, मिश्र धातु का बना होगा। दूसरी बात इनकी ये होती है कि ये थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि मिश्र धातु होने की वजह से कॉस्टली, थोड़े महंगे पड़ते हैं ये। और नंबर 3 बात, उच्च मान के नहीं बनाए जा सकते, इनका उच्च मान नहीं हो सकता। ठीक है, उच्च मान नहीं हो सकता क्योंकि अगर ज्यादा मान के प्रतिरोध, ये क्वेश्चन मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछ लिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि तार आबद्ध प्रतिरोध ज्यादा मान के क्यों नहीं बनाए जा सकते। तो मैं बताऊंगा आपको, अगर ज्यादा मान के प्रतिरोध आप बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा वायर इकट्ठा करना पड़ेगा मिश्र धातु का, जो कि कॉस्टली भी थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा। और मिश्र धातु का वायर होने की वजह से और फिर ज्यादा
ज़्यादा वायर रखने में, उनको सेट करने में, उनको बाइंड करने में भी असुविधा होती है। इतना ज़्यादा तार कैसे बाइंड करेंगे, उनके बंडल कैसे बनाएंगे, इसलिए ज़्यादा मान के प्रतिरोध इसके नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तार आबद्ध प्रतिरोध की एक बड़ी विशेषता ये होती है कि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई भी थी। प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मान कम होने का मतलब ये होता है बच्चों कि प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन बहुत ही कम होता है। इस क्वालिटी के आधार पर इन तार आबद्ध प्रतिरोध का प्रयोग जो है वो लैब के अंदर हम ज़्यादा यूज में करते हैं इनको, क्योंकि लैब में जब जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं तो सर्किट कनेक्ट करना पड़ता है। सर्किट कनेक्ट करते हैं, जैसे विभव मापी है, मीटर सेतु है, मैं कुछ ऑपरेटर्स के नाम बोल रहा हूँ जो कि आपके अगले चैप्टर में शामिल होंगे, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो उनके जो तार है, उनके जो वायर हैं, वो अमूमन इन्हीं के बने होते हैं, मिश्र धातु के। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और अगले चैप्टर में भी ये शामिल होगा, क्योंकि उनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। क्योंकि उनमें जैसे हम करंट फॉलो करते हैं, जब उनमें धारा बहती है तो धारा बहने से तार गर्म हो जाता है, और गर्म होने से प्रतिरोध बदलने की संभावना रहती है पूरी। तो प्रतिरोध कम से कम बदले, इसलिए इन्हें तार आबद्ध प्रतिरोध का उपयोग उन ऑपरेटर्स में किया जाता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। ये याद रखना आप लोग। उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में नोट भी कराया था, आप नोट्स ने मेंटेन कर लिए होंगे शायद, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। कार्बन प्रतिरोध की बात करूं तो कार्बन प्रतिरोध बच्चों कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। किसके बनेंगे? कार्बन के बने होते हैं। ये सस्ते होते हैं, बिल्कुल ज्यादा इनकी कीमत नहीं होती है, सस्ते, हल्के होते हैं और छोटे आकार के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इनको सर्किट में अरेंज करना, सर्किट में इनको जोड़ना, इनको रख रखाव बहुत ही सिंपल है, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। दिखाऊंगा मैं जब आपको कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं से व्यवस्था हो जाती है, तो मैं जरूर आपको कार्बन प्रतिरोध दिखाऊंगा। तो कार्बन प्रतिरोध छोटे, हल्के, सूक्ष्म होते हैं और कार्बन के बने होते हैं। और एक बात इनकी क्या कि इनको उच्च मान, यानी उच्च मान के बना सकते हो आप लोग, उच्च मान के प्रयुक्त हो सकते हैं। यानी हमें बहुत बड़े, ज्यादा, मतलब जैसे 1000 ओम के, 10,000 ओम के, इससे भी ज्यादा, ठीक है, लाख ओम, 1 लाख ओम तक या इससे भी ज्यादा ओम के प्रतिरोध अगर हमें बनाने हो तो हम कार्बन प्रतिरोध को प्रयुक्त कर सकते हैं, ठीक है। ये है प्रतिरोधों का वर्गीकरण, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्रतिरोध की निर्भरता। आज के अपने इस वीडियो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रतिरोध की निर्भरता। यानी प्रतिरोध किस बात पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध डिपेंड किस बात पर करेगा, वो चीज आज अपने को सीखनी है, ठीक है। देखो ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर। प्रतिरोध का मात्रक मैंने लास्ट ओम के नियम में, ओम के नियम का जब हमने विश्लेषण किया था उस दौरान मैंने प्रतिरोध का मात्रक भी आपके सामने बताया था। और अब आज चर्चा करते हैं, प्रतिरोध के प्रकार हमने पढ़ लिए, अब प्रतिरोध की निर्भरता की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रतिरोध डिपेंड करेगा सबसे पहली बात तार की लंबाई पर। वैसे आपने कक्षा 10 में ये चीज पढ़ी होगी, तार की लंबाई पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे तार अगर छोटा है, जैसे सपोज करो मैंने कह दिया एक वायर ये है आपके सामने, ये एक तार है और एक तार ये है, समझ रहे हो आप लोग? इस चीज को समझना, पहला वायर ये, दूसरा वायर ये। अब आपको पता है कि तार में करंट प्रवाहित होती है तो आवेश गति करते हैं, ये तो होता है। तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो आवेश गति करते हैं। जैसे सपोज करो पहले इस तार में भी करंट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, और इस तार में भी करंट प्रवाहित हो रहा है। समझ में आ रही बात मेरी? पहले तार की ये लेंथ है, ये पहले तार की लंबाई है और ये दूसरे तार की लंबाई है। दिख रहा है आपको? अब आप बताना मेरे को इस चीज को समझने, पहले प्रैक्टिकली समझ कर देखो आप लोग। जब इस तार में आवेश गति करेंगे तो प्रतिरोध क्या होता है?
प्रतिरोध वो गुण होता है जो धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये पदार्थ का ही तो गुण होता है। अब ये जो तार है, ये तार किसी न किसी पदार्थ का बना हुआ है, ये तो क्लियर है। यानी ये जो तार है, जैसे कोई तांबे का तार है या कोई एल्यूमिनियम का है, कोई ना कोई पदार्थ का तो बना हुआ है, और पदार्थ में ही प्रतिरोध का गुण होता है। तो जब कोई आवेश इसमें गति करेगा तो जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो प्रतिरोध इतनी दूरी तक उत्पन्न होगा। समझ में आ रही बात मेरी? क्योंकि ये पदार्थ इतना ही तो है। प्रतिरोध का गुण किस में होता है? प्रतिरोध का गुण होता है पदार्थों में। प्रतिरोध गुण किस में होता है? प्रतिरोध गुण पदार्थ में होता है। अब जितना बड़ा पदार्थ है उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। ठीक है, जितना लंबा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो आप समझना कि ये तार छोटा है, तो जब इसमें आवेश गति करेंगे तो ये जो प्रतिरोध का गुण है वो यहां तक प्रभावी होगा। लेकिन जब इस नीचे वाले वायर में आवेश गति करेंगे तो प्रतिरोध का जो गुण है वो यहां से लेकर और यहां तक प्रभावी होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है? पहला वायर छोटा था, पहला तार, पहला पदार्थ या पहला चालक छोटा था, इसलिए जो प्रतिरोध का गुण है वो थोड़ी दूर उत्पन्न हुआ। लेकिन दूसरा जो चालक है वो बड़ा है, इसकी लंबाई ज्यादा है, तो प्रतिरोध का गुण जो है वो ज्यादा दूरी तक उत्पन्न होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आवेश के मार्ग में बाधा इसमें ज्यादा उत्पन्न होगी या इसमें, तो आप ये कहोगे कि सर इस दूसरे वाले तार में ज्यादा उत्पन्न होगी बाधा। क्यों? क्योंकि ये तार काफी लंबा है। तो साफ सी बात है कि प्रतिरोध ही वो बाधा होती है, और वो बाधा इस लंबाई पर डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा लंबाई उतनी ज्यादा बाधा। तो मैं ऐसा कहूं, यानी R समानुपाती L, ये प्रतिरोध की पहली निर्भरता है। अर्थात तार की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, और तार जितना छोटा होगा, लंबाई कम होगी, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्लियर हुई ये चीज? पहली निर्भरता। दूसरी निर्भरता की बात करता हूं बच्चों, तार के अनुप्रस्थ काट पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, यह दूसरी निर्भरता है। अनुप्रस्थ काट क्या होता है? तार कितना मोटा है। ठीक है, अब जैसे वही मैं दो उदाहरण लेके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सपोज करो ये एक तार है और ये इस तार की मोटाई है, यही अनुप्रस्थ काट होता है बच्चों। ये जो मोटाई आपको दिखाई दे रही ना, इसे हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं। एक वायर ये और एक वायर ये है। समझ में आ रही बात मेरी? अब आप इसमें ध्यान देना, यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हो? A से। तो इस वायर की बात करूं तो इस वायर में A का मान कम है, यानी क्षेत्रफल छोटा है। और अगर इस वायर की बात करूं तो इस वायर के अंदर A का मान ज्यादा है, ये मोटा है। जैसे एक उदाहरण वाली बात वो ये होगी कि इसमें क्षेत्रफल कम है पतला पाइप पर, ये मोटा पाइप है दूसरे वाला। अब इसमें जब आवेश प्रवाह होगा, यानी जब धारा प्रवाहित होगी, आवेश प्रवाह मतलब धारा प्रवाह होगी। अब आप एक बात बताना, ये एक प्रकार के रास्ते हो गए, रास्ता हो गया आवेश को गति करने के लिए। अब जब आवेश गति करेंगे दोनों में, तो आप मुझे एक बात बताना, सिंपली एक एग्जांपल है, जैसे सपोज कर लो कि दोनों में समान धारा जा रही है, ठीक है, समान चार्ज जा रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि चार्ज जब गति करेंगे, जब चार्ज आगे जाएंगे, तो उनको निकलने के लिए रास्ता देखो, ये रास्ता थोड़ा सा संकरा नजर आ रहा है आपको, ठीक है, यानी ये रास्ता थोड़ा छोटा है और ये रास्ता थोड़ा बड़ा है। अब आप बताओ मुझे कि जब चार्ज गति करेंगे तो इनको परेशानी कौन से रास्ते में होगी? तो आप ये कहोगे कि सर ये जो छोटा रास्ता है ना, इसमें चार्ज को परेशानी होगी, यानी इनमें धक्का मुक्की होगी। और ये मोटा रास्ता है, ये रास्ता काफी बड़ा है, तो यहाँ चार्ज बड़े ही आराम से पास हो सकते हैं। तो ये जो बाधा आ रही है, इस बाधा को ही तो हम प्रतिरोध कहते हैं।
धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा आ रही है, इस बाधा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। तो आप बताओ, यहां बाधा कम आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां बाधा ज्यादा आएगी, माफ करना, यहां बाधा ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि ये रास्ता छोटा है। और यहां बाधा कम आएगी। बाधा कम क्यों आएगी? क्योंकि ये रास्ता बड़ा है। बात आ रही समझ में? ये तो वही उदाहरण हो गया, जैसे अपने कमरे का अगर गेट की बात करें, अगर अपने कमरे का गेट बिल्कुल संकरा है, यानी छोटा गेट है, तो उसमें निकलने से हमें परेशानी महसूस होती है। और अगर उसी कमरे का गेट काफी बड़ा है तो उसमें से निकलने में हमें आसानी महसूस होगी। सपोज करो, जैसे कमरे के गेट की बात करें, एक छोटा गेट है और एक बड़ा गेट है, और 5 व्यक्तियों को एक साथ उस गेट में से निकलना है। तो जब वो 5 व्यक्ति उस छोटे गेट में से निकलेंगे तो धक्का मुक्की ज्यादा होगी और उनको निकलने में भी परेशानी होगी। और वही 5 व्यक्ति जब उस बड़े गेट में से निकलेंगे तो मेरे हिसाब से बड़े ही आसानी से वो गेट को पार कर जाएंगे। तो वही बात है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर ये रास्ता छोटा है, यानी क्षेत्रफल कम है, तो यहां प्रतिरोध यानी रास्ते में जो रुकावट है, जो गेट छोटा है इसलिए मतलब रुकावट क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? अगर गेट बड़ा है, चालक का गेट बड़ा है, तो जो रुकावट है यानी जो प्रतिरोध है उसका मान क्या होगा बच्चों, कम होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां आपको ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का प्रतिरोध के साथ जो रिलेशन नजर आ रहा है वो शायद रिवर्स उल्टा नजर आ रहा है, यानी क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा। क्यों होता है? स्वाभाविक सा कारण हम ले सकते हैं और साधारण सा एग्जाम्पल है जो हम दैनिक जीवन में आराम से देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। तो ये संबंध थोड़ा सा मेरे हिसाब से व्युत्क्रम संबंध है, उल्टा संबंध है, यानी कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम। तो मैं ये कहूंगा कि जो प्रतिरोध है ना वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, लंबाई के तो क्या होता है, इसको तो कहते हैं समानुपाती संबंध। ठीक है, लंबाई के तो समानुपाती और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात आ रही है समझ में? ये प्रतिरोध की निर्भरता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी, और कक्षा 10 में भी ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन वो एक साधारण रूप में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहां मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तार जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, तार जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या है, आवेश प्रवाह के मार्ग में बाधा है। तो मार्ग लंबा है तो बाधा ज्यादा समय तक होगी, मार्ग छोटा है तो बाधा कम होगी। तो ये बात तो यहाँ पर है। फिर बात करें मार्ग रास्ते की, रास्ता अगर संकरा रास्ता है यानी छोटा रास्ता है, रास्ते में जाने के लिए जगह कम है तो बाधा मतलब ज्यादा है। और अगर रास्ता बड़ा है, गली चौड़ी है, जैसे गली की बात करें, एक संकरी गली होती है, एक चौड़ी गली होती है, तो संकरी गली से निकलना मुश्किल होता है, बाधा ज्यादा होती है। और जो रास्ता चौड़ा होता है उसमें से निकलना आसान होता है, क्योंकि बाधा क्या होती है, कम होती है। तो ये रास्ता ही तो है धारा प्रवाह का, ये रास्ता ही है आवेश प्रवाह का, और इस रास्ते में जो बाधा आती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। और ये रास्ते की लंबाई और रास्ते की मोटाई पर इस प्रकार संबंध रखते हैं। बात आई समझ में? ये तो हो गई प्रतिरोध की निर्भरता, दो बातों पर। फिर मैं तीसरी निर्भरता की बात करता हूं बच्चों, यहां पर नोट कर रहा हूं। ठीक है, प्रतिरोध डिपेंड करता है ताप पर। ये मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि इसका भी अपने टॉपिक है, वो थ्योरिकल टॉपिक है। ठीक है, पूरा ताप पर कैसे प्रतिरोध डिपेंड करता है और कौन से पदार्थ पर कैसे प्रभाव डालता है, क्योंकि पदार्थों का भी हमें चालकता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण कर देते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। याद होगा, मैंने शुरुआत में भी चर्चा की थी आप लोगों को। तो ताप के आधार पर कैसे वर्गीकरण होता है, ताप से प्रतिरोध कैसे बदलता है, ये तो कन्फर्म है कि प्रतिरोध बदलेगा, ताप से जरूर बदलेगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, नंबर 4 बात, 4 निर्भरता है। जो चौथी बात है वो है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ कह दो या पदार्थ की प्रकृति कह दो, यानी पदार्थ कैसा है, पदार्थ पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। ये तो क्लियर सी बात है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है,
अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे बात करें तांबे का अलग है, सोने का अलग है, चांदी का अलग है, लोहे का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, क्योंकि मैटेरियल अलग अलग हो गया। और पदार्थ का गुण ही प्रतिरोध होता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, एक पदार्थ का गुण होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। जब आप पदार्थ ही बदल देते हो तो उसकी प्रॉपर्टी भी तो बदल जाएगी। मतलब पदार्थ बदलने से, पदार्थ की नेचर बदलने से प्रतिरोध निश्चित ही बदलता है। और बताना चाहूंगा, अपने घरों में जो कनेक्शन करते हैं उन कनेक्शन में जो वायर होते हैं वो किसके होते हैं, तांबे के वायर होते हैं। लेकिन ये बताना चाहूंगा, अगर तांबे की तुलना में वही वायर अगर चांदी के हों, अब चांदी तो महंगी होती है और महंगी कॉस्टली ज़्यादा होते हैं, इतने महंगे महंगे तार कहाँ से लेके आए, चांदी के तार हो, तो चांदी का प्रतिरोध की अगर बात करूं तो चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। याद रखना, अगर चांदी का प्रतिरोध की बात करूं ना, चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है चालकों की अगर बात करूं, ठीक है, क्योंकि धारा आसानी से किस में प्रवाहित होगी, चालकों में प्रवाहित होगी। और चालकों की बात करें तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होगा। और हम यूज में लेते हैं तांबा, तो तांबे का प्रतिरोध अगर देखें ना, चांदी से कंपैरिजन करें तो भाई चांदी होती है, ठीक है। लेकिन इतनी महंगी धातु होने की वजह से उनको ज़्यादा यूज में नहीं लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी, और अपने इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। आपसे मेरा ये अनुरोध है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आप अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।